नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी एसएससी जीडी की क्लासेस चल रही थी। आज हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से लिया गया टॉपिक है, जिसमें आज हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल, गुप्त वंश और वर्धन वंश के बारे में। पहले हम डिस्क्रिप्टिव मैटर देखेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एसके बुक्स द्वारा कुछ बुक्स लॉन्च की गई है, उन बुक्स के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। सबसे पहले बात करें, ये सभी बुक्स एसके बुक्स पब्लिकेशन की मिलने वाली है आपको। फर्स्ट वाली की बात करें तो हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए ये स्पेशल गाइड तैयार की गई है। इस गाइड के अंदर आपको क्या क्या मैटर मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में थोड़ा बता देता हूं। इसके अंदर आपका जो सिलेबस है, आपके जो सिलेबस में जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी का पार्ट होता है, वो कंप्लीट सिलेबस के अनुसार इस गाइड को तैयार किया गया है। इस गाइड के अंदर आपको एसएससी जीडी 2011 से लेके अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से मैटर उपलब्ध करवाया गया है। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एसएससी जीडी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ और रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो अब ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपकी टाइम की बहुत वैल्यू होती है। इसके आधार पर ही हमने इसमें आपके लिए मैथ और रीजनिंग की शॉर्टकट ट्रिक्स इसमें उपलब्ध करवाई है। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब नए टीसीएस एमसीक्यू के लगभग 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें संकलन आपको देखने को मिलने वाला है और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार भी बनाया गया है। साथ ही जो क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें सभी की आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें दोस्तों, तो ये गत वर्षों का अभ्यास पेपर का सेट है एसएससी जीडी कांस्टेबल का, जिसमें आपको 35 प्लस पेपर्स देखने को मिलेंगे और प्रत्येक पेपर के प्रत्येक प्रश्न का आपको ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। हर पेपर के ऊपर आपको क्यूआर कोड मिलेगा, आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसमें आप देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान के लिए बात करें दोस्तों, तो एसएससी जीडी व एमटीएस के लिए ये बहुत ही शानदार बुक है। इसके अंदर आपको एसएससी जीडी प्लस एमटीएस के जो 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से मैटर उपलब्ध करवाया गया है। एसएससी जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन यानी कि जो जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं के ही इस तरह के अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है। यानी कि जो लेवल होता है एसएससी जीडी और एमटीएस का, उसमें जो जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो किसी अन्य गवर्नमेंट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम होता हो या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का होता हो, रेलवे का होता हो, उसके आधार के ही क्वेश्चन यानी कि इसका जो लेवल है एसएससी जीडी और एमटीएस के, उसके लेवल के क्वेश्चन भी इसमें समावेश किए गए हैं। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्नों की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलने वाली है और इसको भी लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाया गया है। दोस्तों, बात करें सामान्य ज्ञान के लिए, तो सामान्य ज्ञान के लिए स्पेशल ये बुक तैयार की गई है सामान्य ज्ञान वृत्त के नाम की, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए कारगर साबित होने वाली है। आप चाहे स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती की तैयारी कर रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर रेलवे में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, उसमें सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का पार्ट जरूर पूछा जाता है। आप अपने जीके को लेवल को मजबूत करने के लिए सामान्य ज्ञान वृत्त के नाम से इस गाइड को जरूर पढ़ें। अब हमारे टॉपिक पर आते हैं हम मौर्योत्तर काल। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे शुंग वंश को। तो सबसे पहले बात आती है शुंग वंश के संस्थापक की। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक माने जाते हैं। जो मौर्य शासक था, अंतिम मौर्य शासक कौन था? भरद्रथ था। उसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। उन्होंने उनकी हत्या करने के बाद में शुंग वंश की स्थापना कर दी थी और शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? देवभूति शुंग। ये शुंग वंश का अंतिम शासक था। तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। और शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? देवभूति शुंग। इसके बाद आता है कण्व वंश। तो कण्व वंश की बात करें तो वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? देवभूति की हत्या कर करके इस वंश की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी क्या थी? विदिशा और पाटलिपुत्र। और कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। क्लियर है? शुंग वंश के
संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। अंतिम शासक कौन थे? देवभूति शुंग। ठीक है। कण्व वंश की बात की जाए तो कण्व वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? वासुदेव को माना जाता है, जिन्होंने देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की थी। और कण्व वंश की जो राजधानी थी वो दो थी, विदिशा और पाटलिपुत्र। और कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। इसके बाद आता है सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन वंश। तो इसके संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? शिमुक। और शिमुक ने अंतिम शासक जो कौन थे कण्व वंश के? सुशर्मा, उनकी हत्या कर करके इस वंश की स्थापना की थी। और यह साम्राज्य कहां से कहां तक था? दक्कन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में था, जिसकी प्रथम राजधानी क्या थी? गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान या पैंठन जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वो इस वंश की प्रथम राजधानी मानी जाती है। जबकि जो दूसरी राजधानी थी वो क्या थी? अमरावती। तो दूसरी राजधानी अमरावती थी। और गौतमीपुत्र सातकर्णी जो थे, गौतमीपुत्र सातकर्णी प्रथम इस वंश का पहला महान शासक हुआ था। और सातवाहन शासकों द्वारा ही शीशे के सिक्के भी चलाए गए थे। क्लियर है? तो सातवाहन शासक की बात की जाए तो इस वंश का संस्थापक कौन था? शिमुक था। और इनकी दो राजधानी थी। जो प्रथम राजधानी थी वो क्या थी? प्रतिष्ठान। और जो दूसरी राजधानी थी वो क्या थी? अमरावती। और इस वंश का जो सबसे पहला जो महान शासक था वो कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी प्रथम। और इस वंश द्वारा सिक्के चलाए गए थे किसके? शीशे के। क्लियर है? नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव वातावरण मिलता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ही ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से वो अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे वो डाउट क्लियर भी कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहाँ पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्थान में हॉस्टल है, जहाँ विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक श्री राम सिंह यादव जी के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। अब बात करेंगे मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमणकारी हिंद यवन यूनानी इंडो ग्रीक शासकों की। तो मौर्योत्तर काल में भारत पर सबसे पहला आक्रमण है बैक्ट्रिया जो अफगानिस्तान पड़ता था उसके यूनानियों ने, जिनको ग्रीक बोला जाता था, उनके द्वारा किया गया था, जिनको क्या कहा जाता था? यवन के नाम से भी जाना जाता था। तो मौर्योत्तर काल में भारत पर जब सबसे पहले आक्रमण किया था वो किसने किया था? यवनों ने। यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि मौर्योत्तर काल में भारत पर सबसे पहला आक्रमण किस वंश के शासक या किन्होंने
किया था। तो किसने किया था? यवनों ने। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय यूथेडेमस वंश के डेमेट्रियस प्रथम को जाता है। तो भारत में सबसे पहले जो प्रवेश किया था वो किसने किया था? यूथेडेमस वंश का डेमेट्रियस ने। ठीक है। और उन्होंने 183 ईसा पूर्व में साक्कल, जो वर्तमान में सियालकोट पाकिस्तान में पड़ता है, उसको अपनी राजधानी बनाया था। क्लियर है। भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण 190 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के दौरान किया गया था। यहां तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे प्रसिद्ध जो यवन शासक था वो कौन था? मिनांडर, और जो कि बौद्ध साहित्य में इनको मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे प्रसिद्ध शासक जो था यवनों का वो कौन था? मिनांडर था, और बौद्ध साहित्य में इनको किस नाम से जाना जाता है? मिलिंद के नाम से जाना जाता है। इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? इंडो ग्रीक शासकों द्वारा किए गए थे। यूक्रेटाइटस ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था। तो तक्षशिला को राजधानी किसने बनाया था? यूक्रेटाइटस ने। ठीक है। अब बात करेंगे इसके बाद में शक और सिथियन की। शक या सिथियन, सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान इनका मूल स्थान था। किनका? शक या सिथियन का। और 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य ने मालवा के जो शक थे उनको परास्त करके हरा दिया था, और इन्हीं के ही नाम पर विक्रम संवत प्रारंभ किया गया था। ठीक है। तो इनका जो शक जो थे, सिथियन थे, इनका जो मूल स्थान था वो सीरिया, ईरान और अफगानिस्तान था। 57 ईसा पूर्व में तो विक्रमादित्य था, उन्होंने मालवा के जो शक थे उनको परास्त कर दिया था, और उस वक्त जो शक विक्रमी संवत प्रारंभ हो गया था। ठीक है। आगे बात करेंगे कुषाण वंश की। तो कुषाण वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कुजुल कैडेफिसेस को। कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुजुल कैडेफिसेस। क्लियर है। कुषाण वंश का महान शासक कौन था? कनिष्क। और यहीं से क्वेश्चन बनता है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था, और शक संवत को भारत सरकार द्वारा काम में भी लिया जाता है। तो शक संवत की स्थापना किसने की थी? कनिष्क द्वारा की गई थी। 78 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। और कनिष्क के शासनकाल के दौरान ही जो चौथी बौद्ध संगति थी उसका आयोजन किया गया था। कहां पर? कुंदनवन, कश्मीर में। क्लियर है। भारत में सोने के सिक्के कनिष्क ने चलाए थे, और कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? वासुदेव। और कुषाणों की जो राजधानी थी वो क्या थी? पुरुषपुर, जो वर्तमान में पेशावर, पाकिस्तान। और इसके अलावा जो दूसरी राजधानी थी वो क्या थी? मथुरा। क्लियर है यहां तक? चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। तो कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? चरक, और जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी। और कामसूत्र की रचना वात्स्यायन द्वारा भी की गई थी। इस प्रकार से कुषाण वंश में हमने बात की जाए तो दोस्तों कुषाण वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कुजुल कैडेफिसेस को माना जाता है। और कुषाण वंश का जो सबसे महान शासक था वो कौन था? कनिष्क था, जिनके द्वारा शक संवत चलाया गया था 78 ईस्वी में, जिसको भारत सरकार अपने कामकाज में प्रयोग करती है। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का भी आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? कुंदनवन, कश्मीर में। और कनिष्क द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए थे। और कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? वासुदेव था। और कुषाणों की जो राजधानी थी वो दो थी, एक तो पुरुषपुर जो वर्तमान में पेशावर पाकिस्तान, और दूसरी कौन सी थी? मथुरा थी। और कनिष्क के जो राजवैद्य थे वो कौन थे? चरक। ठीक है। इन्होंने चरक संहिता भी लिखी थी। अब बात करेंगे गुप्त वंश की। तो गुप्त वंश भी काफी इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के दृष्टिकोण से। यहां से अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो बात करें गुप्त शासन में कला, स्थापत्य, साहित्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, धातुकर्म, दर्शन शास्त्र इत्यादि के क्षेत्र में प्रगति हुई, इसलिए इसे प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है? गुप्त वंश को। और गुप्त काल का जो प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था वो क्या था? उज्जैन। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि गुप्त काल का जो प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था वो कौन सा था? ऑप्शन में आपके उज्जैन भी मिलेगा, मथुरा, विराटनगर, इस प्रकार से ऑप्शन आते हैं, और उज्जैन उसमें आपका राइट आंसर होगा।
गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का उल्लेख प्रशासनिक इकाई के रूप में किया जाता था। अब बात की जाए गुप्त वंश के संस्थापक की दोस्तों, तो गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? श्री गुप्त को। क्लियर है? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्री गुप्त। गुप्त वंश का महान शासक जो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था, और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। ठीक है, तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्री गुप्त। परंतु गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो कौन होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। क्लियर है? अब बात करेंगे श्रीगुप्त के बाद में कौन आता है? घटोत्कच आते हैं, और ये श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच ने गुप्त शासक बने थे। इसके बाद में जो आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जिनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। इनके बारे में जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, और सर्वप्रथम रजत मुद्राओं का प्रचलन चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाया था। इस प्रकार से चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें दोस्तों, तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी, और चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और मुद्रा जो रजत यानी कि सिल्वर की जो मुद्राएं थी वो इनके शासनकाल के दौरान ही चलाई गई थी। इनके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त शासक बना। विसेंट आर्थर स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा, यानी कि 100 युद्धों का विजेता कहा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि भारत का नेपोलियन कौन है? तो समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? तो विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा है। ठीक है, बात करें समुद्रगुप्त की विजयों का विवरण काव्य प्रशस्ति, जिसको प्रयाग प्रशस्ति बोला जाता है, उसमें मिलता है। और इसे हरिसेन, जो कि इनके राजकवि थे, किनके? समुद्रगुप्त के राजकवि कौन थे? हरिसेन, उनके द्वारा इसको उत्कीर्ण किया गया था। समुद्रगुप्त कवि, संगीतकार और विद्वानों का संरक्षक थे, क्योंकि ये खुद भी कवि थे, और इसलिए ये कवि, संगीतकार और जो विद्वान थे उनको काफ़ी सुविधाएं प्रदान करते थे, और उनके ये संरक्षक माने जाते थे। समुद्रगुप्त को अश्वमेध यज्ञ करवाने का भी श्रेय दिया जाता है, और इसे सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो सिक्के पर यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, सिक्के पर वीणा बजाते हुए किस गुप्त वंश के शासक को दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त आपका इसमें राइट आंसर होगा। समुद्रगुप्त के बाद बात करें तो कौन शासक बना? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? फायान। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में ही भारत आया था। क्लियर है? चंद्रगुप्त सेकंड के समय प्रमुख प्रसिद्ध विद्वान कालिदास, धन्वंतरी, विष्णु शर्मा तथा आर्यभट्ट हुए थे। तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड आपका इसमें राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो कालिदास, धन्वंतरी, विष्णु शर्मा और आर्यभट्ट जैसे महान ये कवि थे, प्रसिद्ध विद्वान थे, ये किसके काल में ही थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के काल में। आगे बात करें संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान की, जो कालिदास जी हैं, जिन्होंने रघुवंश, शाकुंतलम तथा मेघदूत प्रसिद्ध नाटक लिखे थे, और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। रघुवंश, शाकुंतलम और मेघदूत जैसे प्रसिद्ध नाटक की रचना किसने की है? कालिदास ने की है, इनके शासनकाल के दौरान। आयुर्वेद का प्रसिद्ध ज्ञाता कौन है? धन्वंतरी। और पंचतंत्र का उल्लेख विष्णु शर्मा तथा प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट हुआ, जिसने सूर्य विद्वान की पुस्तक भी लिखी थी। और चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें दोस्तों तो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध थे, और इसका जो काल था वो साहित्य एवं कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। साहित्य एवं कला का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड के काल को कहा जाता है, और इनके द्वारा सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, आगे बात करें दिल्ली में स्थित
लौह स्तंभ की जो महरौली में है उसका निर्माण भी चंद्रगुप्त सेकंड ने ही करवाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने। और इस स्तंभ के अनुसार चंद्रगुप्त सेकंड ने वहालिकों को पराजित किया था। तो वहालिक जो थे उनको पराजित किया था चंद्रगुप्त सेकंड ने, और उसके उपलक्ष्य में महरौली में जो लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा करवाया गया था। अंतिम शक शासक कौन था? रुद्र सिंह तृतीय की हत्या की एवं सकारी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? सकारी की। तो अंतिम शक शासक जो थे रुद्र सिंह तृतीय, उनकी हत्या भी चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा ही की गई थी, और उनकी हत्या के बाद में इनके द्वारा सकारी की उपाधि धारण की गई थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। तो क्लियर है। इसके अलावा सकारी भी हो गया है ना, इनको ध्यान रखना है इनकी उपाधियों को। इसके दरबार में नवरत्न थे। कौन कौन थे? नवरत्न तो थे कालिदास, धन्वंतरी, छपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकधर, वराहमीर और वररुचि, 9 रत्न थे। इनसे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 ऑप्शन दे देंगे और एक अन्य किसी का नाम आ जाएगा। इनमें से अपने चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कौन से नवरत्न नहीं थे, तो एक ऑप्शन अलग होगा, और 3 में आपको कालिदास, धन्वंतरी या छपणक मिल सकता है। तो इनको जो नवरत्न है इनको आपको याद अच्छे से करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। आगे बात करें तो कुमारगुप्त की, तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और कुमारगुप्त ने ही जिसका संबंध बौद्ध धर्म से भी माना जाता है। ठीक है, तो जो नालंदा विश्वविद्यालय उसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने, और इसका जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से माना जाता है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक सोने के सिक्के कुमारगुप्त के ही मिलते हैं। जो सर्वाधिक सोने के सिक्के मिले हैं गुप्त वंश के शासकों के, वो सर्वाधिक किसके मिले हैं? कुमारगुप्त के। इसके बाद आता है स्कंदगुप्त। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इनके समय हुनों का आक्रमण हुआ, और जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार ही सौराष्ट्र के गवर्नर प्रणदत्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। यानी सुदर्शन जो झील थी उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में प्रणदत्त द्वारा। प्रणदत्त के जो पुत्र थे कौन थे? चक्रपाली थे, ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके अलावा बात करें विष्णुगुप्त की, तो गुप्त वंश का ये अंतिम शासक माना जाता है। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। ठीक है, अब बात करते हैं हम गुप्तकालीन साहित्य की। तो वाल्मीकि द्वारा किसकी रचना की गई थी? रामायण की, और वेद व्यास जी द्वारा महाभारत की। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार एसएससी जीडी एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाल्मीकि जी ने महाभारत की रचना की थी या फिर रामायण की रचना की थी। तो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी और वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। इसके अलावा कालिदास जी की बात की जाए तो रघुवंश, कुमार संभव, ऋतु संहार, मेघदूत, ये तो इनके काव्य रचनाएं हैं। मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इनके नाटक है, ये कालिदास जी द्वारा लिखे गए हैं। ये भी आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वात्स्यायन की बात की जाए तो कामसूत्र, जो कामसूत्र है वो इनके द्वारा लिखी गई थी। शुद्रक की बात की जाए तो मृच्छकटिकम, ये शुद्रक जी द्वारा लिखी गई थी, और कवि माघ जी द्वारा शिशुपाल वध जो की रचना की थी वो किसने की थी? कवि माघ ने। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे हम वर्धन वंश की। तो वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश की स्थापना पुष्पभूति द्वारा की गई थी, और राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद में 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में कौन गद्दी पर बैठा था? हर्षवर्धन। किसकी गद्दी पर? थानेश्वर की गद्दी पर। और यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग हर्षवर्धन के ही का ही क्वेश्चन आता है। तो हर्षवर्धन ने प्रथम राजधानी किसे बनाया था? थानेश्वर, जो कुरुक्षेत्र के निकट है, और बाद में इसने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित कर दी थी। तो हर्षवर्धन द्वारा प्रथम राजधानी किसे बनाया गया था? थानेश्वर को बनाया गया था, और बाद में इन्होंने कन्नौज में स्थानांतरित कर दी थी। यानी कि 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में जो थानेश्वर था उसकी गद्दी पर कौन बैठा था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। तो भारत का अंतिम जो हिंदू सम्राट है वो कौन है? हर्षवर्धन। और जो चीन यात्री था हेनसांग, वो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान ही भारत आया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है आपसे एग्जाम में कि चीन यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, आगे बात करें
तो कादम्बरी व हर्षचरित्र का लेखक बाणभट्ट था, जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। तो कादम्बरी की रचयिता कौन है? बाणभट्ट, और हर्षचरित्र के रचयिता बाणभट्ट, ठीक है। और ये कौन थे? दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। दक्षिण भारत के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे 630 ईस्वी में हरा दिया था, ठीक है। और बात की जाए राज्य की आय का जो मुख्य साधन था इनका, वो क्या था? भूमि कर था, और जिसे क्या कहा जाता? टैक्स के रूप में जो लिया जाता था, उसको क्या कहा जाता? भाग के नाम से जाना जाता। और जो किसान पैदावार करते थे उसका 1/6 भाग ये टैक्स के रूप में लेते थे, जिसको क्या कहा जाता था? भाग के रूप में जाना जाता। इस प्रकार से दोस्तों हमने डिस्क्रिप्टिव मैटर देखा है। अब एसएससी जीडी के दृष्टिकोण से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं, कौन सा शहर कुषाणों के साम्राज्य के दौरान उसकी दूसरी राजधानी के रूप में उभरा? ए है कन्नौज, बी है मथुरा, सी है पुरुषपुर और डी है पाटलिपुत्र। तो कौन सा शहर था जो कुषाणों के साम्राज्य के दौरान उनकी सेकंड राजधानी के रूप में उभरा था? तो पहली बात की जाए तो क्या होगा? मथुरा। पहली राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर, जो वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान पेशावर जो पाकिस्तान पड़ता है, वो पहले पुरुषपुर हुआ करता था, और वो इनकी पहली राजधानी थी। और सेकंड जो राजधानी थी वो कौन सी थी? मथुरा। क्लियर है? आगे बात करें, भारत और ग्रीक शैली के मिश्रण से कुषाण काल के दौरान विकसित कला विद्यालय को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है, और तक्षशिला उसके लिए प्रसिद्ध था। तो ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। ऑप्शन है ए है मुगल कला, बी है कुषाण कला, सी ऑप्शन है फारसी कला और डी है गांधार कला। तो क्या होगा राइट आंसर? मैंने आपको भी पढ़ाया है, गांधार कला, ठीक है। तो भारत और ग्रीक शैली के मिश्रण से कुषाण काल के दौरान विकसित कला विद्यालय गांधार कला के रूप में जाना जाता था, ठीक है। आगे बात करें, बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले अशोक घोष रिक्त स्थान के दरबार में रहते थे। ए है कनिष्क, बी है वासुदेव, सी ऑप्शन है वशिका और डी है सदा सकन। तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अशोक घोष ने की थी, और वो किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, किस वंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? ए है मौर्य वंश, बी है कुषाण वंश, सी है सातवाहन वंश और डी है गुप्त वंश। तो किस वंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? अभी बताया मैंने आपको, गुप्त वंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन था? ए है समुद्रगुप्त, बी है विक्रमादित्य, सी है चंद्रगुप्त सेकंड या डी है घटोत्कच। तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र था वो कौन था? समुद्रगुप्त। और ये इतने काबिल थे कि चंद्रगुप्त ने जीवित रहते ही इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, ठीक है। आगे बात करें, गुप्त शासकों में से किसे उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा है? ए है समुद्रगुप्त, बी है विष्णुगुप्त, सी है चंद्रगुप्त प्रथम और डी है स्कंदगुप्त। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइए। समुद्रगुप्त को। 100 युद्धों का विजेता है ना, 100 युद्धों का विजेता। और इनको किसने कहा है? एवी स्मिथ ने। एवी स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा है। किनको? समुद्रगुप्त को, ठीक है। आगे बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी? ए है महेंद्रदैत्य, बी है जहांपना, सी ऑप्शन है साहिब एक किरा और डी है कविराज। तो समुद्रगुप्त के पास कौन सी उपाधि थी? कविराज। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखें, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ए है नालंदा विश्वविद्यालय, बी है दिल्ली विश्वविद्यालय, सी है तक्षशिला विश्वविद्यालय और डी ऑप्शन में है पुणे विश्वविद्यालय। तो गुप्त वंश के जो शासक थे कुमार गुप्त, उनके द्वारा
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बात करें तो हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उसने जो देखा उसका विस्तृत विवरण छोड़ा। इस प्रकार से क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। ए है हिनसांग, बी है फायान, सी है सुंग यू और डी है आई चिंग। तो हिनसांग जो थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और जिनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो कौन सी थी, सी यू की। और ये भी काफ़ी बार आपसे एग्जाम में पूछी गई है। सी यू की के लेखक कौन है, हिनसांग। 15 वर्षों तक ये भारत रहे थे और उसमें इनके द्वारा इस बुक में ये सारा जो लिखा गया है वो इसी बुक में लिखा गया है। ठीक है, आगे बात करें अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए। ए है चंद्रगुप्त सेकंड, बी है हर्षवर्धन, सी है अशोक और डी है बिंदुसार। तो बाणभट्ट कौन थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि है ना, ये दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के और इनके द्वारा हर्षचरित और कादम्बरी जैसी रचनाएं लिखी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि माने जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी। ए है मंगलेश फर्स्ट, बी है पुलकेशिन सेकंड, सी है कीर्तिवर्मन फर्स्ट और डी है विक्रमादित्य फोर्थ। तो रवि कीर्ति ने पुलकेशिन द्वितीय यानी कि पुलकेशिन सेकंड की प्रशस्ति की रचना की थी। इस प्रकार से दोस्तों हमने पहले थ्योरी का पार्ट देखा था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट किए हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैंने इन बुक्स के बारे में आपको बताया है। एसएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये बुक आपको बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। इन बुक्स को आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पर हम एसएससी जीडी और सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।